हेलो भाइयों। हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोग को मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ओके ना। तो आज मैं आप लोग को मोहम्मद गौरी पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले हम दो दो चैप्टर ले चुके हैं, दो क्लास ले चुके हैं मेरे राजेंद्र एकेडमी में। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इसमें मोहम्मद गौरी का पूरी तरह से हम बताएंगे कि कैसे वो करता है नहीं करता, और ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कराने का कोशिश करूँगा। और इसमें हम काफ़ी मेहनत किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठते हैं, चाहे वो आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर जेएसएससी हो, एसएससी हो, चाहे फिर टीचर हो, चाहे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो, तो आप लोग को ये चैप्टर काफ़ी मदद करेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली हैंडल कर लीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, हम जो जो बोल रहे हैं उस चीज़ को समझिए और करते चलिए। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है, तो उसको आप लोग क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आप लोग सही सही टिक मारिए और बताइए कितना नंबर आप लोग लाते हैं। ओके ना। जो इसमें पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जो मेरा जो एटीट्यूड है, एक टीचर का भी है और एक लीडर का भी है, काहे कि वो मेरा बिहेव में ही है। तो इसलिए कभी कभी हम टीचर के जैसा भी बोलेंगे, कभी कभी लीडर के जैसा भी बोलेंगे। तो उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ओके ना। और अभी मेरे ऊपर वर्क प्रेशर बहुत कम है, तो इसीलिए अभी हम वीडियो बहुत जल्दी जल्दी डालेंगे। और पूरा ज्ञान से भरा हुआ और मज़ा से भरा हुआ ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टोरी के तौर से बताऊंगा, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ओके ना। और इसमें हम काफ़ी मेहनत किए हैं। अगर बोलते वक्त, ये चैप्टर तुमको पूरी तरह से याद है, लेकिन बोलते वक्त अगर का की है का हाँ, अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो वीडियो को पॉज करिए और इस पढ़ लीजिए बढ़िया से। ओके ना। जो लिखें वही वही बोलेंगे, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ह्यूमन एरर के चलते, तो उसको कोऑपरेट करिएगा। तो इस चैप्टर को समझने के पहले आप लोग को ये मैप को समझना पड़ेगा। अगर ये मैप को आप लोग समझ लेते तो मोहम्मद गौरी की इजीली कंट्रोल कर लीजिएगा, और कैसे वो क्या करता है उस चीज़ को समझिएगा। ओके ना। तो देखिए, जो मोहम्मद गौरी था वो गजनी साम्राज्य के गौर प्रदेश का जो मुखिया था, तो उसी का वो पुत्र था। ओके ना। तो मोहम्मद गोरी भारत में आधिपत्य करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र समझता था वो कन्नौज क्षेत्र को समझता था, जो गढ़वाल वंश का था, जयचंद का। तो वो क्या सोचता था, अगर ये मध्य भारत में अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरे भारत में कंट्रोल कर सकता है। तो उसका मेन उद्देश्य कन्नौज क्षेत्र के गढ़वाल वंश को कंट्रोल करना था। लेकिन इसको कंट्रोल करने से पहले भी बहुत लड़ाई लड़ चुका रहता। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन कौन लड़ाई लड़ता है उसको हम बताएंगे। ओके ना। चौहान वंश के साथ करता है, दिल्ली और राजस्थान क्षेत्र का। फिर चालुक्य वंश से करता है ये गुजरात क्षेत्र क्षेत्र का। तब जाके वो पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाता है। ओके ना। तो ये राज्यों के साथ वो युद्ध करता है। लेकिन उससे पहले जो गजनी साम्राज्य था, जिसका कि राजा कौन था, महमूद गजनवी, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो वही बहुत स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था। लेकिन महमूद गजनवी यहाँ से सारा धन लूट के ले जाता है और अब सुख से रहने का कोशिश करता है, लेकिन सुख से रहने नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सका और उसका डेथ हो जाता है। तो अभी ये कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद जो राजा लोग आते हैं महमूद गजनवी के बाद, वो कमज़ोर शासक रहते हैं। तो क्या होगा, उसके जो नीचे जो रहता है वो लोग आ गया ऊपर में, उसको समाप्त करके अपना अपना वंश स्थापित करता है, संसबानी वंश। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे खेला होता है। ओके। और देखिए, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, जो राजस्थान और दिल्ली में जो चौहान वंश था, और जो कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल और जयचंद का जो गढ़वाल वंश था, इसमें आपस में नहीं पड़ता था, और चालुक्य लोग का भी लोग से नहीं पड़ता था। काहे काहे कि आपसी लोग का मतभेद था राजपूत राजा लोग में। क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान था, कन्नौज क्षेत्र के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को एक बार आक्रमण करके वो अपहरण कर लेता है और उससे विवाह कर लेता है, जिससे जयचंद को काफ़ी गुस्सा लगता है और वो उसका सहायता नहीं करता है। तो इस तरह से जब गजनी इसको हमला करता है, मतलब मोहम्मद गौरी जब हमला करता है तो ये भी मदद नहीं करता है, और जब ये हार जाता है तो ये कन्नौज क्षेत्र का राजा जयचंद को हराना बहुत ईजी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और ये भीम भीम द्वितीय था,
तो इसका भी कुछ एक अलग ही स्टोरी है, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और क्यों मदद नहीं करता इस चीज़ समझ गए ना। संयोगिता राजकुमारी को वो अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेता है और ये जयचंद उससे गुस्सा हो जाता है। ओके ना। और ये चीज़ भी समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट भी। अब देखिए राजस्थान क्षेत्र में जो अजमेर था और दिल्ली था, इसमें कैसे संबंध था, दोनों तो बहुत दूर दूर में है, लेकिन संबंध कैसे था। जो पृथ्वीराज चौहान था वो अजमेर क्षेत्र का राजा था, लेकिन दिल्ली क्षेत्र में जो तोमर वंश था तो उसमें कैसे संबंध था। जो चौहान पृथ्वीराज चौहान के जो पापा थे ना, वो दिल्ली वंश के राजा तोमर जो थे उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो अब क्या होता है कि दिल्ली साम्राज्य का जो तोमर वंश था उसमें कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो अब क्या करेगा। तो उसका जो मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो नाना था, वो नाना अपना साम्राज्य दिल्ली साम्राज्य को दे देता है। किसको दे देता है, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, समझना है। तो इस तरह से उसका कंट्रोल कहाँ हो जाता है, राजस्थान के अजमेर और दिल्ली भी। तो इस तरह चौहान वंश काफ़ी बड़ा एरिया में कंट्रोल करता है। तो इसको हम छोटा सा लिख भी दिए, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, जो जो बोले वही चीज़ है। ओके ना, यहाँ तक है। तो उसका नाना का क्या नाम था, अनंगपाल था, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान या थर्ड को वो दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इधर मोहम्मद गौरी है तो आगे पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ समझ गए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब मोहम्मद गौरी पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी तो संसबानी वंश, उससे पहले संसबानी वंश देखते हैं। संसबानी वंश का स्थापना कौन किया था, वो सब इस पे है। देखिए, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गोरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू किया। देखिए, गोरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू किया गजनी वंश के पतन के बाद। ओके ना। और जो कि गजनी के अंतर्गत ही एक छोटा सा गौर प्रदेश था, उसी के अंतर्गत एक छोटा सा गौर प्रदेश था। तो वही आने लगा क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था गजनी वंश। अब देखते हैं, कुतुबुद्दीन हसन ने ही संसबानी वंश की स्थापना किया था। कौन, इसको देख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन हसन ने ही संसबानी वंश का स्थापना किया था। इनके कुल कितने थे, इनके कुल कितने, 6 बेटे थे। इन्हीं 6 में साम्राज्य का बंटवारा होता है। देखिए, बंटवारा होता है। इन 6 पुत्रों में एक मोहम्मद गौरी, देखिए इन्हीं 6 पुत्रों में एक मोहम्मद गौरी था, जो गौरी कबीलों का शासक बनता है। कहे कि वो बहुत ताकतवर और योग्य था बाकी लोगों से। तो अब जो योग्य रहेगा वही ना राजा बनता है, नॉर्मल इंसान थोड़ी बनता है, योग्यता लाना पड़ता है। राजा बनने के लिए काफ़ी योग्यता लाना पड़ता है। अयोग्य राजा रहेगा तो उसको हटा ही दिया जाएगा, जैसे फरकुरसियर है ना। ये सब कमज़ोर राजा लोग, स्ट्रॉन्ग राजा रहना पड़ेगा। जैसे अकबर है, अशोक सम्राट है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ऐसा आप लोग कोई भी अगर रहता है तो वो राजा बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ होता है, 1175 में होता है। कहाँ, मुल्तान में होता है। और उसमें मुल्तान का कौन राजा लोग था, करमाथी जनजाति का मुस्लिम शासक लोग था। देखिए, यहाँ से गौर प्रदेश आके मुल्तान में हमला करता है, कहाँ, 1175 में। और ना, ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है और 1175 में हमला करता है। और देखिए, ये पाकिस्तान सोचिए, तो पाकिस्तान तो बाद में ना भारत से टूट के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उससे पहले तो अफ़गानिस्तान, गजनी साम्राज्य, उधर तुर्क साम्राज्य, इजराइल, ईरान, ये सब था ना। अब पाकिस्तान तो अभी आया है 1947 में टूट के भारत से। तो समझ रहे, 1175 में मुल्तान में हमला किया। और इसमें हमला करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर गया और सोच रहा है, एकदम प्लानिंग करने लगा कि अब हम भारत देश को कंट्रोल करेंगे। और उसके लिए सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था कन्नौज क्षेत्र के गढ़वाल वंश पे कंट्रोल करे, ताकि पूरा देश में, भारत देश में कंट्रोल कर सकेगा। अब आगे देखते हैं, है ना। तो अब देखिए, ये किया था 1175 में। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, 1178 इसमें गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। क्या, कहाँ के, 1178 में कहाँ हमला किया, गुजरात में। और गुजरात क्षेत्र का राजा कौन था, भीमटू था। कौन था, भीमटू था, जो चालुक्य वंश के था। कौन था, चालुक्य वंश का। जो टिक मारे उसको बढ़िया से देखिएगा, चालुक्य वंश का था। अब उन लोग के बीच में कहाँ लड़ाई होता है, कहाँ पे लड़ाई होता है, आबू पर्वत के तलहटी में, अनिलवाड़ा के युद्ध में। देखिए, आबू पर्वत के तलहटी में अनिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। कौन कर देता है, भीमटू। समझ रहे हैं,
इस मैप में यहाँ पे देखिए, ये देखिए चालुक्य वंश गुजरात क्षेत्र का भीमटू, इसका एक नाम मूल राज्य भी था। और इसका मदद कौन करती है, इसकी माँ नाइक देवी, जो कि विधवा थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासिका थी और बहुत ही दूरदर्शी थी, मास्टरमाइंड नाइक देवी, जो कि हरा दी किसको, मोहम्मद गोरी को। तो बहुत ही स्मार्ट और क्या बोलते बुद्धिमान महिला थी नाइक देवी। आई सैल्यूट यू, ऐसी रही है। हम देखते हैं गौरी का यह भारत में पहला या प्रथम पराजय थी। अब भीमतू ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। बताइए कितना गलत करता है, पकड़ता है उसको छोड़ देता है, लेकिन मोहम्मद गौरी जिसको भी हराया उसको हत्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, समझ रहे हैं। और ये बुड़बक जैसा, मतलब बेवकूफ़ जैसा, उसको हराया और उसको छोड़ दिया। बताइए, ऐसा बेवकूफ़ाना काम नहीं करना है। देखिए, जानी दुश्मन के साथ ये सब नहीं करना है। लेकिन हाँ, हम लोग आम आदमी, हम लोग ये सब एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि क्राइम है ये सब चीज़। ये सिर्फ एक साम्राज्य स्थापना तक के लिए ठीक है, लेकिन आम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि कानून है, कानून के मद्देनज़र ही चलना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अच्छा सिटीजन बनिएगा। अंडरस्टैंड? कंट्रोल योर पावर एंड यूज़ योर पावर इन राइट गोल एंड राइट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो चलिए देखते हैं, मोहम्मद गौरी को हराने में भीमटू का या मूल राज का मदद कौन करता है, उसकी विधवा माँ, क्या नाम था, नाइक देवी था। तो अब नाइक देवी था, क्यों ऐसा करता है कि क्योंकि भीमटू जो था ना, वो अल्पवयस्क था, मतलब एडल्ट नहीं हुआ था, 18 साल का बिलो था, 14 या 15 या 13 साल का होगा। तो उसके पास तो उतना दूरदर्शी नहीं था। तो उसकी मम्मी जो नाइक देवी थी, माता श्री, वो कंट्रोल करती है, मेन शासिका वही रहती है, सारा सेना और प्रधानमंत्री सबको कंट्रोल यही करती थी नाइक देवी। और वो जीत भी गए, मोहम्मद गौरी को हरा दी, बताइए ना, उसको कैद भी कर ली, लेकिन बाद में उस लोग जाने दिया, यही लोग का गलत था। इसी के चलते बाद में मोहम्मद गौरी और स्ट्रांग होकर आते हैं और कोहराम मचा देता है भारत देश में। अब आगे देखते हैं, पंजाब में इसी समय गजनी राजवंश का शासन था, समझ रहे ना, पंजाब में। तो पंजाब को अधिपत्य करने के लिए आता मोहम्मद गौरी, कब, 1186 ईस्वी में। गौरी ने छल से धोखा से, देखिए छल से धोखा से खुसराव एक राजा, उसको कैद कर लिया। और उसके बाद संपूर्ण पंजाब में गौरी का अधिकार हो गया, संपूर्ण पंजाब में गौरी का अधिकार हो गया। और उसको गजनवी साम्राज्य उसको क्या करता, अपना साम्राज्य में मिला लेता और वो गजनवी साम्राज्य को समाप्त कर देता है। समाप्त हो गया, गजनवी साम्राज्य समाप्त हो गया, समझ रहे ना। अब आगे देखते हैं, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहायता कौन किया था, कश्मीर का राजा कौन था, विजय देव, वो मदद किया था। बताइए, विदेशी को मदद कर दे रहा हम लोग भारत देश का विजय देव, जिसके कारण खुसराव को कैद कर लिया 1186 ईस्वी में हमला करके। बताइए, ऐसे तो आदमी लोग था, कुछ समझ ही नहीं आता, आपसे में लोग लड़ के विरोधी। किसी से तो जलिए मत, जलिएगा तो कभी आगे नहीं जाइएगा। अरे अच्छा, कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, तब ना जीवन में आगे बढ़िएगा। क्या जला जली मूर्ख की तरह, क्या जानवर हैं क्या हम लोग? अब आगे देखते हैं, हम लोग इंसान हैं, बुद्धि के साथ चलिए, देश का विकास करिए, अगर है हिम्मत तो कुछ खास करिए, इतिहास में नाम करिए। अब आगे देखते हैं, तराइन का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद भारत में मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था स्थापित हो जाता है और मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरह से रन करने लगता है, चलने लगता है भारत देश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझेंगे। तराइन का युद्ध, ये भी लगा दिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है 1191 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और उसमें क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान जो था वो मोहम्मद गौरी को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान वही यार चौहान वंश का, जो कि राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र का राजा था, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो वही हरा देता है 1191 ईस्वी में। अब मोहम्मद गौरी फिर वापस चला जाता है, वह गौर प्रदेश चला जाता है। और क्या होता है, अब आगे देखते हैं। हार गया, अब मोहम्मद गौरी चला जाता है। मोहम्मद गौरी वापस गौर प्रदेश जाके क्या करता है, युद्ध का तैयारी करने लग जाता है। बहुत ही एकदम दिमागी तौर से मास्टरमाइंड तरीके से तैयारी करने लगता है। इस तैयारी के दौरान उसको दो बहुत पावरफुल सेनानायक मिलते हैं, दो ताकतवर सेनापति या सेनानायक मिलते हैं। उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, जो इतिहास को ही पलट के रख दिया। बताइए,
सेनापति लोग में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, जो योग्य होते हैं, इसीलिए उस सबका इज्जत करिए, क्योंकि वो लोग स्पेशली फील्ड में लड़ने के लिए बना हुआ रहता है। राजा तो नियंत्रण करता है, लेकिन ये लोग स्पेशली फील्ड में लड़ता है और जीतता भी है। तो इसलिए योग्य सेनापति होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? किसमें योग्य सेनापति होने का क्वालिटी है, अपने आप को जांचिए। अब आगे देखते हैं। ये दोनों का ना हम अलग से नोट बना दिए पीछे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग हैं। यहाँ पे बताएंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, पीछे में हम बताएंगे। ओके ना? देखिए, जबकि पृथ्वीराज चौहान को लगा कि जब मेरा सेनापति द्वारा ही, पृथ्वीराज चौहान को क्या लगा कि जब मेरा सेनापति के द्वारा ही हरा दिया गया मोहम्मद गोरी, तो क्या दिक्कत है, वो दोबारा आएगा तो हम लोग उसको हरा ही देंगे, दोबारा आएगा तो उसको हम हरा ही देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचा। इसीलिए वो खास युद्ध का तैयारी नहीं किया। जबकि ये कितना तैयारी किया, 2 सेनानायक ताकतवर ले लिया, पूरा अपना सेना वेना अस्त्र वस्त्र को और जो भी था युद्ध का सामग्री, उसको पूरा अच्छा से मैनेज किया युद्ध करने के लिए। और अगले ही वर्ष तुरंत आ गया 1192 ईस्वी में लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज चौहान पे एकदम डेंजर तरीके से हमला कर दिया। और क्या होता, इसका क्या परिणाम होगा भाई? इसका परिणाम यही होगा, पृथ्वीराज चौहान हार गया वो बुरी तरह से। समझ रहे? बुरी तरह से हार गया। जो बोल रहे हो लिखा हुआ है जी, समझ रहे? समझिएगा, उस चीज़ को देखते जाइएगा। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर सपोर्टर, आई एम योर हेल्पर। कभी कभी ह्यूमन एरर से कुछ हो सकता है। 19-20 का की है कहा, तो देखिए वो हार जाता है बुरी तरह से। उसके बाद क्या होता है, देखिए मोहम्मद गोरी बहुत ही डेंजर था। हराने के बाद वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का हत्या करवा देता है। देखिए उसका हत्या करवा देता है। समझ रहे हैं? जिससे भी लड़ता था उसको हत्या करवा देता था। कहे कि ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी वाला ये कर रहा था, अप्लाई कर रहा था नियम रूल। अब देखते हैं, तराइन के युद्ध के बाद ही भारत में संसबानी वंश का स्थापना होने का पूरी तरह से निश्चित हो गया कि अब होगा इस तरह से। समझ रहे? काहे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट राजवंश था दिल्ली और राजस्थान क्षेत्र में, काफ़ी बड़ा इलाका में। तो इसमें अब कंट्रोल कर लिया गजनी साम्राज्य का, मतलब गौर प्रदेश का जो मोहम्मद गोरी था वो कंट्रोल कर लिया, तब तो बहुत ताकतवर हो गया। अब उसका नेक्स्ट उद्देश्य इधर होगा, कन्नौज क्षेत्र में हमला करना होगा। और ये तो मदद नहीं किया था, आप लोग बताए थे क्यों, क्योंकि संयोगिता राजकुमारी का अपहरण करके शादी किया था पृथ्वीराज चौहान, तो ये मदद नहीं किया था जयचंद, क्योंकि उससे गुस्सा था उसको। अब आगे देखते हैं, यह युद्ध निर्णायक युद्ध माना गया। यह युद्ध क्या निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि चौहानों का राज्य उत्तरी भारत में प्रमुख राज्य था। बताया था आप लोगों को, चौहानों की हार गोरी द्वारा उत्तरी भारत में संसबानी वंश का सत्ता का स्थापना लगभग तय कर दिया। देखिए संसबानी उसको शॉर्ट में लिखिए, स और ब इन स्वर, मतलब संसबानी वंश को स्थापना को पूरा तय कर दिया। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का युद्ध में मोहम्मद गोरी का जो जीत हुआ दूसरा युद्ध में, उसमें पूरी तरह से निश्चित हो गया कि मोहम्मद गोरी वो पूरी तरह से भारत में आधिपत्य कायम करेगा, ये चीज़ निश्चित हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अभी हम शुरू में पढ़ा रहे हैं तो हो सके हेजिटेशन में, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत एक्सपर्ट होंगे बोलने में। अब आगे देखिए, कोऑपरेट करिएगा माय डियर दोस्तों। देखिए 1194 में मोहम्मद गोरी ने अगला कन्नौज में आक्रमण किया, वही जयचंद पे, जिसकी कि बेटी का अपहरण किया था, जिसका पुत्री का अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान, वहीं हमला कर दिया कन्नौज क्षेत्र में। और उसका मेन उद्देश्य कन्नौज क्षेत्र को ही कंट्रोल करना था, कहे कि वो सोचता था उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आराम से हम पूरा भारत को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा वो सोचता था। ओके ना, सॉरी कुछ बोला जाता है। तो ये चीज़ हो गया, उसको हरा दिया। कौन सा युद्ध में? चंदावर के युद्ध में हरा दिया जयचंद को 1194 ईस्वी में। देखिएगा, जहाँ जहाँ टिक करें उसको देखिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है। तो उसको हरा देता है। अब क्या बोलता है, जयचंद को पराजित करने के बाद उसका हत्या कर देता है मोहम्मद गोरी। देखिए यहाँ पे भी उसका हत्या कर देता है जयचंद का, मतलब करवा देता है अपना सैनिक लोग को बोल के। तो देखिए यहाँ पे भी वो नहीं छोड़ा, जबकि भीम द्वितीय था उसको गिरफ्तार किया था, उसको बंदी बनाया था, लेकिन बाद में उसको जाने देता है। तो
देखिए कैसा ये राजा है, उसको राजा लोग को हरा लेता है और उसको मर्डर करा देता है, उसका हत्या करा देता है अपना साम्राज्य को विकास कराने के लिए। अब आप देखते हैं कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ना, देखिए बीबीआई है ये यार, हमेशा पूछता ही है। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ना एक सिक्का चलाया, क्या सिक्का से क्वेश्चन बहुत आता है, सिक्का चलाया और उस सिक्का का एक और ना अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था, क्या था, कलमा खुदा हुआ था एक और दूसरी ओर ना देवी लक्ष्मी का आकृति बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन ऐसा शासक था जो सिक्का चलाया, जो एक अरबी भाषा में लिखा हुआ कलमा खुदा हुआ था और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो कौन राजा था जी, वो मोहम्मद गोरी था। समझ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी को 56 ग्रेन का दिल्ली कला नाम का भी, दिल्ली कला देखिए दिल्ली कला नाम का भी सिक्का चलाया था, ओके ना। अब देखिए जयजंत को पराजित करने के उपरांत मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्र को जो जीता था वो प्रदेश की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया था। ये राजा अजबे था, लड़ने आता था और यहाँ जीतता था, भारत देश में जीतता था और वापस वो चला जाता था, गजनी चला गया, फिर गौर क्षेत्र चला जाता था। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1197 में जो ऐबक था गुजरात पर हमला किया और भीमटू को हरा दिया। देखिए उसका जो गुलाम था ऐबक, वो भीमटू को हराया था और भीमटू ही ना पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। तो उसी का मतलब जो सेनापति था ऐबक, वो 1197 ईस्वी में हमला करता है गुजरात में और भीमटू को हरा देता है। अब आगे देखते हैं, 1205 में मोहम्मद गोरी का अंतिम मुकाबला खोखर जाति से होता है जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा प्रांत में रहते थे। देखिए यहाँ पे अब मोहम्मद गोरी का समाप्ति का समय आ गया, क्योंकि जो खोखर जनजाति लोग था वो लोग उसको पूरा मारने का प्लानिंग बना कर लिया था कि इस राजा को नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो आया, भारत में प्रवेश किया गौर क्षेत्र से, तो खोखर जनजाति को हराते हुए आया, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान प्रांत में रहते थे ये खोखर जाति, तो हराते हुए तो आया 1205 में। लेकिन ये लोग वेट कर रहा था, खोखर जाति लोग, कि जब ये वापस जाएगा अपना गौर प्रदेश मोहम्मद गोरी, तब हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे। और ये लोग सफल हुए होता है 1206 ईस्वी में, इसको लिख दे बढ़िया से। तो खोखर जनजाति लोग 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का हत्या कर देता है और इस तरह से उसका काम तमाम हो जाता है, ओके ना। देखिए वो लोग इंतज़ार कर रहा था और वो लोग जैसे ही आता है मोहम्मद गोरी, उसका वो लोग हत्या कर देता है, उसका काम तमाम कर देता है। अब ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी का दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए वंश का स्थापना कर दिया, क्योंकि अब जब मोहम्मद गोरी का डेथ हो गया, तब अब क्या रह गया, अब तो उसका जो दास लोग था वो लोग अपना कर रहा है अपना इच्छा से, तो अपना इच्छा से एक नए वंश का स्थापना कर दिया, गुलाम वंश का। समझ रहे, यहीं से गुलाम वंश का स्थापना होता है, उसका दिल्ली सल्तनत रन करने लगता है, भारत में दिल्ली सल्तनत चलने लगता है। इसमें एक से एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं जो कि पूरा इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत सा परिवर्तन किए। तो वो सब चीज़ को आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है जी, देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बस अब देखिए, अब दो सेनापति को बताएंगे बोले थे ना, मोहम्मद गोरी के दो सेनापति जो इम्पोर्टेंट सेनापति थे, तो उसके बारे में बताएंगे बोले थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ओके ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात गोरी के भारतीय क्षेत्र का एकमात्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। समझ रहे, क्योंकि मेन राजा मर गया मोहम्मद गोरी, उसका डेथ हो गया, उसका हत्या कर दिया। तो कौन हत्या किया था, यहाँ पे बोले ना खोखर जाति के लोग हत्या किए थे। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन इस क्षेत्र का मेन राजा बन जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह भारत और पाकिस्तान के सीमा प्रांत में ही अपने को मजबूत करने में लगा रहता है और वहाँ के लाहौर को अपना साम्राज्य का राजधानी बनाता है, लाहौर क्षेत्र को अपना राजधानी बनाता है
ओके ना, वहीं से वो कंट्रोल करना शुरू कर देता भारत के क्षेत्र में, और उधर जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसमें। इसने भारत में गुलाम वंश, देखिए उसने गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश या इलबरी वंश की स्थापना की थी। समझ रहे हैं? ये इस एक ही का नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे किसी किसी का नाम रहता है ना, रोहन, सोहन, चिंटू, पिंटू, तो वही जैसा ही गुलाम वंश का नाम क्या है, गुलाम वंश या ममलूक वंश या इलबरी वंश। तो समझ में आया। लेकिन इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट राजा लोग था, जैसे इल्तुतमिश बहुत स्मार्ट राजा था, तो वो दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित करता और उसी को राजधानी बनाता है, दिल्ली को ही राजधानी बनाता है और वहीं से अपना साम्राज्य चलाता है, जितना भी क्षेत्र था उसका। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका एक अलग से एक चैप्टर ही आएगा, तो उसमें आप लोग पूरा इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और हम उस चीज़ को हम समझा भी देंगे, ओके ना आप लोगों को। तो देखिए बख्तियार खिलजी का अलग से एक चैप्टर नहीं आएगा, इसलिए बख्तियार खिलजी को यहाँ पे हम समझाते हैं, ओके। तो बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार और बंगाल में हमला कर उसे अपना साम्राज्य में मिला लेता है। कौन सा साम्राज्य मिला लेता है? मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य था उसमें मिला लेता है बिहार और बंगाल विजित करने का दिमाग या बुद्धि ना मोहम्मद गोरी को आया था, ना कुतुबुद्दीन ऐबक को आया था, ये आया था बख्तियार खिलजी को, और उसमें वो सफल भी होता है, और जिसके चलते वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और भी योजनाएं बनाता है। इसने बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन पर भी हमला किया, लेकिन लक्ष्मण सेन डरपोक राजा था और वो भाग जाता है, और इस तरह से बख्तियार खिलजी का लखनऊती तक कंट्रोल में आ जाता है। बताओ, ऐसा राजा डर के भाग गया तो बख्तियार खिलजी उसका क्षेत्र पर आधिपत्य कर लेता और लखनऊती तक अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, जिसके चलते उसको और भी ज़्यादा उसको उत्साह से भर जाता है, एनर्जी से भर जाता है। अब देखिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा, देखिए बहुत ही बुरा काम करता है बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रोदंतपुरी विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर देता है। और ये बहुत बड़ा हानि भारत देश के लिए भी हानि था, पूरा विश्व के लिए भी हानि था। कैसे? कहीं किसी ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क, चिकित्सा शास्त्र या फिर आपका खगोल विज्ञान, चाहे फिर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र, सब में हानि होता है। कैसे हानि होता है आगे देखते हैं। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी ईर्ष्या के कारण, देखिए ईर्ष्या, एक आदमी की ईर्ष्या के कारण भारतीय विद्वानों के कि भारतीय विद्वानों के पास इतना ज्ञान कैसे है, इस चीज़ को सोच के वो विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसको नष्ट कर दिया। बताइए, ये एक आदमी की ईर्ष्या के चलते इतना ज़्यादा बुरा हुआ और हम लोग का देश का विकास में काफ़ी ज़्यादा हानि हुआ। अगर वो लाइब्रेरी रहता तो अभी हम लोग का देश और ज़्यादा बूम करता और बहुत आगे जाता, हो सके वर्ल्ड में सबसे आगे लीड करता, नंबर 1 इकोनॉमी बनता। लेकिन अभी इकोनॉमी कौन सा आप लोग जान रहे हैं, 5वां इकोनॉमी है कि कौन सा इकोनॉमी आप लोग तो जान ही रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की उस समय की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी। क्या? सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, जो 3 मंजिला थी। इस पुस्तकालय में 90 लाख ज्ञान की किताबें थी। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। देखिए इस पुस्तकालय का क्या नाम था जी? धर्मगंज था, और 90 लाख बुक था, 3 मंजिला था। तो उसको वो ध्वस्त करता और उसका जो बुक वगैरह था, जो भी 90 लाख था, उसमें आग लगा देता है और आग लगा देता है तो क्या होता है, जो धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगाने से क्या होता है, 3 से 6 महीना तक वो जलते रहता है। अनुमान है 3 से 6 महीने तक जलते रहता है। इतना सारा बुक था तो जलते रहता है इतना दिन तक, कितना सारा ज्ञान का चीज़ था, सोचिए। इसीलिए हमको ये आदमी पसंद नहीं, बख्तियार खिलजी। कहे कि हम लोग बचपन से ही अगर थोड़ा सा भी पैर लग जाता है, लेग लग जाता है अपना कॉपी किताब पेन में, तुरंत से प्रणाम कर लेते हैं कि बुद्धि कम ना हो जाए, सरस्वती माता हम लोग से गुस्सा ना आ जाए, सरना माता गुस्सा ना जाए, या फिर कृष्ण भगवान गुस्सा ना जाए करके तुरंत हम लोग प्रणाम कर लेते। लेकिन ये मूर्ख जो था ये बख्तियार खिलजी, आग ही लगा दिया। बताइए, कोई इसको बुक और कॉपी का इसको वैल्यू पता नहीं था मूर्ख को। अब आगे देखते हैं। अत्यधिक और जला देने से क्या होता है, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि भारतीय प्रकांड विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों की मूल प्रति, देखिए मूल प्रति, प्रकांड विद्वानों के द्वारा रचित मूल प्रति जल के राख हो गई, और वो वापस नहीं आ सकता, जल गया। क्योंकि प्रकांड पंडित और या जो विद्वान था उन लोग का भी तो डेथ हो गया होगा कुछ समय बाद,
आदमी का तो एक सही एक निश्चित एज ही रहता है उसका, तो उसका डेथ हो जाता है, तो कहाँ से नया प्रति आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, राख हो गए जल के सारा बुक। तो ना जाने कितने ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क लिखे गए थे, वो सभी नष्ट हो गए। बहुत बुरा आदमी था। अब आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में हमला करके बख्तियार खिलजी ने 1000 मोंक और 1000 विद्यार्थियों को हत्या कर दिया और किसी किसी को जिंदा भी जला दिया, जिंदा भी जला दिया। बताइए तो कितना खतरनाक काम किया है ये। अब देखिए ये जो खाका है, जो जो अनुमानता बोला जाता है 1000 मोंक या कि 1000 विद्यार्थी, जैसे मुंबई अटैक हुआ तो उसमें थोड़ी ना बोला जाता है कि एकदम एग्जैक्ट इतने ही लोग मरे, यार उससे ज़्यादा आदमी लोग मरा होगा, लेकिन उस चीज़ को बताया नहीं जाता है ऑफिशियली तौर पे, कोई कारण होगा। अब उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, उस चीज़ को आप लोग भी समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। बिहार बंगाल को जीतने के बाद बख्तियार खिलजी अब चीन तिब्बत और असम में भी अपना साम्राज्य फैलाना चाह रहा है। बताइए, उसमें कायम करना चाह रहा है, अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। मतलब इसका इच्छा बढ़ गया था, इसका इच्छा पूरी तरह से बढ़ गया था। तो इसको मैप दिखाते देखिए, मैप दिखाते देखिए। तो देखिए बिहार और बंगाल को कंट्रोल करने के बाद क्या सोच रहा है कि ये असम को भी कंट्रोल करेंगे, तिब्बत को भी कंट्रोल करेंगे और ये चाइना को भी कंट्रोल करेंगे। और यहाँ से जो सिल्क रोड जाता था चाइना से मध्य एशिया तक व्यापार के लिए, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सिल्क रोड था, उसको भी कंट्रोल करना चाह रहा था। तो इसी उद्देश्य से वो सबसे पहले असम का क्षेत्र को कंट्रोल में करना चाहता था। तो असम क्षेत्र को उसमें कामरूप भी कहा जाता था। तो लेकिन यहाँ का जो राजा था, पूथी राजा था, वो बहुत ही दूरदर्शी और ताकतवर था। वो क्या करता है कि यहाँ का जो जंगल का जो जनजाति लोग था, बहुत ही खतरनाक जनजाति लोग था, तो उसी को वो अपना साम्राज्य में या फिर अपना सैनिक लोग के साइड से लड़ने के लिए मना लेता है। और जो जब बख्तियार खिलजी लड़ने आता है तो उस पर ये लोग हमला कर देता है, बुरी तरह से उसको बहुत मारपीट करता है उसका सेना के साथ, और पूरी तरह से समाप्ति करने के जैसे कगार कर देता है। तो उधर से वो डर के फिर भाग के आता है और 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 आराम करने चाहता है, लेकिन उसका फिर वहीं पे उसका हत्या हो जाता है। बुरा आदमी का बुरा ही परिणाम होता है। तो ये मैप को आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब मैप हटाते हैं और आगे इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब समाप्ति हो गया, ज़्यादा दूर है नहीं, ओके ना। एक यहाँ पे बताए हैं, जैसे वो ट्राइबल लोग बहुत ही डेंजर था, जो था असम क्षेत्र का। वो लोग जंगल में रहता था और वो लोग एक तरह का टाइगर जैसा ही होता है। वो लोग जंगल में रहने के लिए आदी होता है, तो वो लोग से लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग छद्मावरण या फिर कैमोफ्लेज क्रिएट करता है, वो दिखेगा ही नहीं और अचानक से हेड शॉट मार देगा टाइगर जैसा। वो लोग से बचा नहीं जा सकता है फॉरेस्ट में, जंगल में। तो इसके लिए अगर आप लोगों को विश्वास नहीं लगता है तो एक मूवी देखिएगा। क्या मूवी है, उसका नाम है एपोकालिप्टो। अगर जनजातीय लोग को ताकत देखना है, अगर उन लोग का किस तरह से होता है फॉरेस्ट में, किस तरह से लोग एक्टिविटी करता है, अपना साम्राज्य को बचाने के लोग कितना एक्टिव होता है, तो उस चीज़ को देखना है तो एक एपोकालिप्टो ये मूवी आप लोग को देखने का हम सलाह दे रहे हैं। जब भी मौका मिले ये मूवी आप लोग देखने का कोशिश करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा पूरा देखिएगा। ट्राइबल लोग किस तरह से टाइगर होता है, जंगल के अंदर कितना वो लोग एक्टिव होता है, खूंखार होता है अपना साम्राज्य को बचाने के लिए। एपोकालिप्टो मूवी, एक बार और एपोकालिप्टो मूवी टाइम मिले तो जरूर देखें। अब आगे देखते क्या होता है। देखिए वही अब खत्म हो गया चैप्टर। असम का जो पूर्ति राजा था बख्तियार खिलजी को बुरी तरह से हरा देता है और वो जान बचा के भागता है नदी उदी में कूद काट के टायर वायर के, लेकिन फिर वो बीमार हो जाता है और बीमार अवस्था में वो आराम कर रहा था। तो उसी का जो आर्मी जनरल था अली मर्दान, उसका हत्या कर देता है, खंजर मार देता है तो तलवार मार देता है, उसका हत्या कर देता है अली मर्दान, है ना, उसका कत्ल कर देता है। बुरा आदमी के साथ बुरा ही होगा। और देखिए ज़रूर वो आर्मी जनरल का वो बेइज्जती किया होगा कभी न कभी। इसीलिए ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी का भी अपमान कभी मत करिए। अरे अपमान क्यों करना है यार, अपना आप लोग स्किल बढ़ाइए, अपना योग्यता दिखाइए, देश दुनिया को अपना बुद्धि से चलाइए, विकास करिए। क्या किसी को अपमान करना, अपमान वो करता है जो मूर्ख होता है, और हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या किसी को अपमान करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसको हम बढ़िया से समझा दिए हैं, जिससे आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर पाइएगा।
ध्यान से देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था? कुमारगुप्त बनाया था, और वो गुप्त वंश का था। ओके ना, और ये 427 ईस्वी में बना था। ओके, समझ गया। दूसरा, उदयपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाया था? गोपाल बनाया था। ये पाल वंश का था, 8वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, और जो गोपाल का बेटा था धर्मपाल, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था। वो गोपाल का पुत्र था और पाल वंश का था। कब बनाया था? 770 ईस्वी से 810 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता एक बार पीछे जाइए और मेरा लेक्चर सुनिए, और ऊपर से अगर नहीं कुछ समझ में आता तो आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। कोऑपरेट करिए मित्रों। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर सपोर्टर, आई एम योर हेल्पर, एंड आई एम ऑल्सो वॉरियर जस्ट लाइक यू, है ना। हम लोग सबको मिल के देश चलाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। इसको पढ़ेंगे, 5 काउंट करेंगे, और आप लोग इसको सही जवाब देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और कितना सही हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोऑपरेट करिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं, भारत में संसबानी साम्राज्य का स्थापना किस युद्ध या विजय के बाद स्थापित होना निश्चित हो गया? ए है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, बी है खोखर जातियों का युद्ध 1206 ईस्वी, सी है तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी, और डी है मुल्तान का युद्ध 1175 ईस्वी। चलिए काउंट कर रहे हैं 5, आप लोग बताइएगा। 1 2 3 4 5। बता पाए आप लोग? अब हम पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना प्यारा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, प्यारा पेंसिल। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? मोहम्मद गौरी के पिता का क्या नाम था? चलिए बताइए। ए है कुतुबुद्दीन हसन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है कुतुबुद्दीन जाकिर, या कुतुबुद्दीन निजाम। क्या था जी? चलिए काउंट कर रहे, 1 2 3 4 5। बता लिए? चलिए हम बता देते हैं, कुतुबुद्दीन हसन था। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार बंगाल को जीता और संसबानी साम्राज्य का विस्तार किया? इसको तो आप लोगों को पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ा है, इसको तो जानबे करिएगा। देखिए, रोमन अक्षर में 1 2 लिखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, आदिल शाह, शेर खान। बताइए कौन था जी? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। काउंट नहीं किए, सॉरी, बख्तियार खिलजी। अब चौथा, कन्नौज क्षेत्र के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की प्यारी पुत्री का क्या नाम था, जिसका अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने शादी रचाया था? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, अभी काउंट करेंगे। पहला संज्योति, दूसरा मून ज्योति, तीसरा निकिता एच, या चौथा संयोगिता। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5। बताए आप लोग? बता पाए? तो चलिए तब, ये कौन थी जी? संयोगिता थी। कौन थी? संयोगिता थी। अब देखिए, महमूद गजनी वंश को हटाते हुए तुर्क क्षेत्र में कौन वंश स्थापना या उदय होता है? कौन होता है? कौन सा वंश का स्थापना होता है? काउंट करें, 1 2 3 4 5। कौन सा वंश का स्थापना होता है? संसबानी वंश का स्थापना होता है। अब छठा लास्ट क्वेश्चन, गुजरात क्षेत्र के चालुक्य वंश के अल्पवयस्क राजा भीम टू का विधवा माँ का क्या नाम था? माइक देवी, लाइक देवी, नाइक देवी, रानी पद्मावती सुंदरी। क्या था उसका नाम? क्या था उनकी मम्मी का नाम? नाइक देवी था, नाइक देवी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए। आई एम योर हेल्पर, सपोर्टर, एंड योर गुड फ्रेंड, एंड आई एम योर गुड फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, अच्छा सा वीडियो, बहुत बढ़िया से पढ़ा के, बहुत अच्छा से बुद्धि से भरा हुआ वीडियो लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, चलिए बाय 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 मेरे भाइयों, मेरे मित्रों।